नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आइन। दोस्तों, हर हिंदुस्तानी इस बात पर फख्र करता है कि वो जिस मुल्क का शहरी है, जिस देश का नागरिक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। लेकिन ये बात शायद सारे लोग नहीं जानते कि जमहूरियत की कोर है, उसका पहला जो वज़न है, पहला जो कारण है, वो ये है कि हर हिंदुस्तानी में ये सलाहियत है कि वो अपने सही नुमाइंदे चुन सके, सही रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव कर सके। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान में दी गई है जिस संस्थान को, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को हमारे संविधान में, हमारे आइन में आर्टिकल 324 के तहत एक पूरी तरह ऑटोनोमस बॉडी की तरह से बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट या CAG की तरह इस बॉडी को भी पूरी आज़ादी या लगभग स्वायत्तता मिली हुई है। हमारे साथ आज जो माहिरीन हैं, आमतौर पर हमारे इस प्रोग्राम में 2 माहिरीन या 2 एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आज जो माहिरीन या जो एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं वो हैं जनाब सुरेंद्र कुमार मेंदिरत्ता, जो तकरीबन आधी सदी तक इलेक्शन कमीशन से जुड़े रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कहीं इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, कहीं इलेक्शन होने वाले हैं जहां पर वहां पे एडवाइज़र्स के रूप में। तो एक बहुत लंबा उनका अनुभव है। और सबसे अहम बात तो यह है कि एक किताब उन्होंने लिखी है, हाउ इंडिया वोट्स। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये तकरीबन 2500 पन्नों की किताब है और इलेक्शन कमीशन में और आमतौर पर तो लोग इसको एक तरह से बाइबल कहते हैं। इतनी तवील और इतनी जानकारियों के साथ जो किताब आपने लिखी है, वो दुनिया भर में बहुत उसकी चर्चा है और चर्चित किताब है। स्वागत आपका मेंदिरत्ता साहब। सबसे पहले तो आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि तकरीबन आधी सदी आपने चुनाव आयोग में गुजारी है और एक ऐसे मुल्क में जहाँ आज हम लगभग 100 करोड़ वोटर्स हमारे देश में हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इतने लोगों को मैनेज करना, ऐसे इलेक्शंस कंडक्ट करना जो ईमानदारी से हों और ईमानदारी से दिखें भी, लोगों का विश्वास उसको बना रहे। तो कैसा अनुभव आपका रहा इन 50 वर्षों का? किस तरह से आपने ये देखा कि इस संस्थान की स्वायत्तता, इस संस्थान की ऑटोनॉमी बची रही, बरकरार रही, और आज भी आमतौर पर लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो चुनाव आयोग है वो जिस तरह से और जिस लेवल पर चुनाव कराता है, दुनिया के लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, वो एक बहुत बहुत बड़ा काम है। आपका अनुभव कैसा रहा इस बात? नहीं, हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा और हमें बड़ी तसल्ली और बड़ी थोड़ा सा गर्व भी होता है कि हम उस वक़्त से लेकर जबकि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जिसको मतलब अभी चाइल्डहुड में था, वहाँ से लेकर इतने अब प्रौढ़ अवस्था तक लेके आए हैं। तो जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकी हमने भी दी है उसमें, और हमें बहुत फ़ख्र है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ, जैसे आपने कहा कि ये नहीं कि लोग ही मानते हैं, सारी दुनिया में इसका एक अलग सा जो है स्थान बनाया है। इवन अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं ने आके यहाँ कहा कि इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो कईयों ने तो ये कहा है कि जब एक दफ़ा कुछ अमेरिका में कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ वोटिंग की गिनती विनती में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और कोर्ट्स ने भी उसमें हमारा इंटरफेयर दिया था। उन्होंने कहा ये काम इलेक्शन कमीशन को इंडिया से करवा देते तो ये झगड़े ही नहीं होते। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, साख जो है वो कितनी दूर तक है। और बड़े बड़े मुल्कों में लोग, हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह जाते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। अब तो आपको शायद पता नहीं मालूम होगा, अब एक इलेक्शन कमीशन ने एक इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट का IIDEM चालू किया है, द्वारका में। उसको बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है और उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के जो है वो यहाँ आकर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। आपको कहा जाता है आप ट्रेनर्स के ट्रेनर हैं। हाँ, ट्रेनर्स आप उन लोगों को ट्रेनिंग आप देते हैं। बिल्कुल। और बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, बड़े बड़े कई कंट्रीज के तो कमिश्नर तक भी आए हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं आपको बताऊं कि जब
2006 या 7 में इराक में एक इलेक्शन कमिश्नर, एक उनका एक इलेक्शन कमीशन नया अपॉइंट हुआ था, उसमें 9 कमिश्नर्स उन्होंने अपॉइंट करे थे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करी, मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, मुझसे कहा गया कि आप जो है वो हमारे इन इलेक्शन कमिश्नर्स की ट्रेनिंग करवाइए। तो सारे के सारे 9 के 9 कमिश्नर 14 दिन के लिए यहाँ इंडिया में आए, हमने उनकी ट्रेनिंग दिलवाई और कुछ सारे हमारे जितने बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे उनको अलग अलग मजमूनों पर उनकी हमने ट्रेनिंग दिलवाई और वो बहुत खुश हुए उससे। अच्छा, आपने भारत में ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में और भी कई ममालिक में इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया, कहीं एडवाइज़र की हैसियत से, कहीं इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से। शायद ये इतिहास में पहली बार होगा कि जब हिंदुस्तान का एक नागरिक, हिंदुस्तान का एक अफसर दूसरे मुल्क में जाके इलेक्शन कमिश्नर बना और वहाँ इलेक्शंस कंडक्ट किए। थोड़ा सा संक्षेप में हमारे नाज़रीन को बता दीजिए अपना ये सफ़र आपका क्या क्या रहा, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या काम किया है। नहीं, सफ़र तो क्या है कि हम लोगों को मैंने 64 में इलेक्शन कमीशन ज्वाइन किया था। जी जी। तो उस वक्त तो मैंने बहुत छोटी सी पोस्ट थी असिस्टेंट की। उसके बाद में लॉ कर ली हमने और लॉ में करने के बाद में हम लीगल साइड पर आ गए इलेक्शन कमीशन के। फिर वहाँ से सुपरिटेंडेंट लीगल, अंडर सेक्रेटरी लीगल, सेक्रेटरी लीगल, डायरेक्टर लॉ, इस तरीके से चलते रहे। और फिर मेरी जो रिटायरमेंट थी, जो नॉर्मल उस वक्त 58 इयर्स की एज होती थी रिटायरमेंट की, तो 97 के एंड में हुई थी। और अगले ही दिन से लेके और पिछले साल के मतलब 2018 के मार्च तक मैं एक इलेक्शन कमीशन का लीगल एडवाइज़र रहा। अच्छा, तो ऐसे चलता है। इन बिटवीन जो था, जैसे अब आपने अफ़गानिस्तान की बात करी, तो अफ़गानिस्तान में जब बहुत झगड़े हुए थे, आपको पता ही है। जी जी। तो उसके बाद में वो वहाँ पर चाहते थे कि जमहूरियत जो कायम की जाए जी। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट करके यूनाइटेड नेशंस से कहा कि भाई आप ही इलेक्शन करवा दीजिए पहला। तो उसको इलेक्शन करवाने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ने 5 कंट्रीज़ के इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए अलग अलग कंट्री से। तो उसमें से खुशनसीबी से मुझे भी में से एक थे, 5 में से एक उन 5 में से एक मैं भी था जी। फिर हमने वो पहला जो सबसे पहला 2004 में इलेक्शन हुआ था वो हमने करवाया। उसके बाद में तो अभी रिसेंट उनका सितंबर में मेरे ख्याल में तीसरा शायद इलेक्शन हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी तक पूरा जो है वो अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। तो नाज़रीन, बहुत बहुत बड़ा काम है ये कि इतने बड़े मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, एक ईमानदारी से और पारदर्शी इलेक्शंस कंडक्ट करवा पाना। मेहंदी रता साहब इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। इनसे मालूम करते हैं कि ये इत्तेफाक कितना करते हैं इकबाल के इस कथन से, उनके इस शेर से। नहीं, जो इकबाल साहब ने जो फरमाया वो अपने वक्त के मुताबिक कहा। अब तो जो है वो लोगों को तुलना भी शुरू हो गया है। ये तो चिंता की बात हुई। हाँ, बहुत चिंता की बात है। अब लोग जो है जाके कई पहले इंडिविजुअली जो लोग वोट देते थे और इंडिविजुअली जो थे वो उनको अगर किसी को कुछ करना भी है तो अब तो जो है ना एक जो ग्रुप का ग्रुप या विलेज का विलेज ही खरीदना शुरू हो गए कुछ जगह पर। तो अच्छा, आप उसको सोच लीजिए कि तुलना भी कुछ अल्फाज हैं जैसे रिगिंग है, जहाँ जो ताकतवर लोग हैं वो सबके एनमास वोट पड़वा देते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हिंदुस्तान के ही इलेक्शन से वाबस्ता हैं या फिर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी ऐसा होता कभी देखा गया? नहीं, सब जगह पर ये चल। ये देखिए, ये बहुत जो खरीदो फरोख्त जो है या ब्राइबरी, वो तो बहुत जगह पर है, हर जगह पर है। अब आपने देखिए जो लास्ट टाइम जो इलेक्शंस हुए अमेरिका वगैरह में, उनमें भी ये कंप्लेंट्स थी, राष्ट्रपति के खिलाफ भी है। हाँ, कि भाई ये लोगों को खरीदा गया, उनको वो किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया। तो इन्फ्लुएंस करने के बहुत तरीके हैं। तो इन्फ्लुएंस जो है वो, इसके बावजूद सबसे बेहतर जो तर्ज हुकूमत है
मोड ऑफ गवर्नेंस है वो डेमोक्रेसी को माना जाता है, जमहूरियत को माना हाँ जाता है। जी, इससे ये बेहतर तो कोई ठीक। विकल्प अभी तक आदमी के अभी है, सामने है हाँ। नहीं है। हमने हमारे देश में और ख़ास तौर पे इस खित्ते में यानी साउथ एशिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कोई रिवाज शायद बहुत पहले नहीं था। ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन मानी जाती थी, लेकिन बहुत कम टाइम में, कम वक्त में हिंदुस्तानियों ने उसको अडेप्ट कर लिया, जबकि दूसरे ममालिक शायद उसको अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाए। नहीं, यही वजह रही होगी नहीं, कि बाकी देशों में, हमारे आसपास में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं हो पाए, जबकि हमारे यहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। नहीं, वो उसके लिए जो वो है, जो क्रेडिट है, उसको श्रेय जो है एक तो हमारी जनता को देगा सबसे पहले। हमारी जनता ने जिस हिसाब से जमहूरियत को एक्सेप्ट किया और उसमें इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और दूसरा जो सबसे बड़ा वो कारण था इलेक्शन कमीशन। एक तरह से कहें कि जो माशरे का, समाज का के विकास का एक इंडाइस ये भी है कि जहाँ पे तरक्की है या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से जहाँ ज़्यादा इवॉल्व लोग हैं या जागरूक लोग हैं, वहाँ पे ये प्रोसेस ज़्यादा कामयाबी से लागू करी जा सकती है। नहीं, ऐसी बात, सिर्फ एक एजुकेशन ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन लोगों की अपनी जो वहाँ की वैल्यूज़ है ना, वो भी तो काउंट करती है ना, कि आप किस चीज़ को, जैसे अब हमारे शुरू में हमारे यहाँ कोई इलेक्शंस कोई नई बात नहीं है। अगर हम अपना पुराना इतिहास देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनसे पहले भी जो राज्य गणतंत्र थे, उनमें भी सब लोग डेमोक्रेसी प्रिवेल करती थी। तो लेकिन उस वक्त क्योंकि जनता थोड़ी होती थी, तो उनको सबको बुला के भी लोग जो है एक जगह पे बैठ के भी फैसला करते थे। फिर बाद में सिस्टम हुआ कि भाई जो ग्रुप्स बनाने, बंडल बनाने शुरू हुए। तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, लेकिन उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि हमारी डेमोक्रेसी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। मेरा आशय ये था कि जो एक आम शहरी है, इंडिविजुअल है, उसका दखल और उसकी भागीदारी सिस्टम में बनी रहे या हो, उस पैमाने पे अगर कहीं हम हिंदुस्तान को रखें, अगर हम दुनिया के दूसरे ममालिक से मुकाबला ना भी करें तो साउथ एशिया के इस खित्ते में देखें तो क्या यहाँ हिंदुस्तानियों की भागीदारी सिस्टम में ज़्यादा है, या ये इसलिए कामयाब है चूँकि लोग आमतौर पर पैसिव हैं, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, वो एनमास भीड़ की तरह बिहेव करते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, वोट डालने से इसे एक बहुत कामयाब प्रोसेस मान लिया जाए, ये भी शायद कहीं नहीं। देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस तो हुई जब हम लोगों को 1947 में जब आज़ादी दी गई, और उस वक़्त जब हमारे ये संविधान, जब आइन बन रहा था, तो जिस वक़्त ये फैसला हुआ कि हम लोग जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखेंगे, कि हर आदमी जो एक पर्टिकुलर उम्र से ज़्यादा बड़ा होगा, वो जो भारत का जो नागरिक होगा, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म को मानता है, और स्त्री और पुरुष में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया, जो भी एडल्ट होगा उसे वोट देने का अधिकार होगा। तो उस वक़्त जो है ना, पर्टिकुलरली इंग्लैंड वगैरह में भी लोगों को शक था कि ये हिंदुस्तान कैसे ये चला लेगा। और जहाँ तक हमने सुना है कि वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो यही कहा था कि भैया देखिए 2-3 महीने के बाद ये फिर हमारे पास ही आएंगे। लेकिन जब इलेक्शन पहला ही वो दोबारा अंग्रेजों से कहेंगे आप आइए हम पे हुकूमत कीजिए। हाँ, तो जब पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, और थोड़ा सा 52 में भी हुआ, 51-52 में, तो दुनिया हैरान हो गई कि इतनी बड़ी संख्या। उस वक्त हमारे कम से कम मेरे ख्याल में 33-34 करोड़ की आबादी थी, और उसमें से 24-25 करोड़ तो हमारे वोटर्स भी थे। तो लोग हैरान हो गए कि इतनी बड़ी, इतना स्मूथ और इतना बढ़िया उन्होंने इलेक्शन कर लिया, कि सरकारें भी बना ली। तो उनको तो मतलब बड़ा महसूस हो गया, हमको इलेक्शन हमने इंडिया को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया हुआ था। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात मेहदी रता साहब बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, ख़ासतौर पर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज कही जाती हैं, वहाँ एक बार एक झटके में वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, जबकि हिंदुस्तान में ये एक ही दिन में तमाम बालिग लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इंग्लैंड जैसे देश में भी किश्तों में बहुत पूरे माशरे को, पूरे समाज को वोट देने का अधिकार नहीं मिला।
बल्कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में तो 70-75 तक महिलाओं को वोट देने का हाँ, अधिकार महिलाओं का वोट मिला। नहीं। इंग्लैंड की रानी महिला थी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे मुल्क के अधीन हम थे, और उनके बारे में आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जब आज़ादी मिली तो एक साथ तमाम हिंदुस्तानियों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। 1938 में वोट दिया गया, वोट का अधिकार इंग्लैंड में दिया था। बल्कि बहुत सारे ममालिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो 75 तक दिए गए। बिल्कुल। तो अमेरिका में भी कई 100 सालों तक लेडीज को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। वोटिंग राइट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। अपना देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो कितने किस्म के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, एडमिनिस्टर करवाता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन जैसे आपने पहले कहा था कि 324 आर्टिकल के अंडर बनाया गया था। उसमें जो प्रोविजन है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनका इलेक्शन वो करवाएंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन करवाएंगे। फिर पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के इलेक्शंस करवाएंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट में कई जगह पर तो काउंसिल भी है 6-7 स्टेट्स हैं जहाँ काउंसिल है, और बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक में ही है। और उसके अलावा स्टेट्स के अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, उनमें भी असेंबलीज हैं। तो ये इलेक्शंस जो हैं वो इंडिया इलेक्शन कमीशन करवाएगी। बाकी जो नीचे की कॉरपोरेशंस, जिला परिषद वगैरह का, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ना इलेक्शंस करवाएंगी, और इलेक्शन कमीशन को हम उसमें अभी इन्वॉल्व नहीं करते। तो इस वजह से 324 में सिर्फ यही प्रोविजन दिया गया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके इलेक्शन कमीशन करवाएगा। उस वक्त एक और भी प्रपोजल आया था जब ये इलेक्शन कमीशन के सेटअप करने की बात चली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उस वक्त एक बात ये भी चली थी कि हर स्टेट में अलग अलग इलेक्शन कमीशन बना देते। अच्छा, ये बात चली। तब जो थे हमारे अम्बेडकर साहब, और जो इतने बड़े, जिनकी इतनी दूर तक की दूरंदेशी थी, उन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ हम नहीं करें देंगे। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन सेपरेट होगी जो सबसे, और सारी कंट्री के लिए एक होगी। जैसे इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी जगह पे, तो इस तरह के हर स्टेट में भी एक इलेक्शन कमिश्नर अलग अपॉइंट हो जाना चाहिए। तो वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की 73rd और 74th अमेंडमेंट हुई, 87-86 वगैरह में हुई है, तो उस वक्त जो थे इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो स्टेट के उन्होंने अपॉइंट करे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करी गई कि हर स्टेट में अपने इलेक्शन करवाने के लिए उनका एक अलग स्टेट कमिश्नर होगा। वो भी इस तरीके से हमारी तरह आज़ाद होगा, स्टेट गवर्नमेंट से वो उनका भी दबाव नहीं होगा। जो ख़ास बात मैं जानना चाहता था कि जैसे आजकल की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 बातें, एक तो उनका जो डिलिमिटेशन कभी कभी करना पड़ता है, उसके पैमाने क्या होते हैं, किन आधार पे करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि कितना खर्चा एक कैंडिडेट कर सकता है आज के ज़माने में एक लोकसभा में जाने के लिए। सपोज देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहला तो ये है कि डिलिमिटेशन। देखिए, एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी गई थी 1950 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, उसमें ये था प्रावधान कि हर 10 साल के बाद जो हमारी सेंसस होती है, उसके बाद में हर 10 साल के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ जो हैं उनकी लिमिट्स जो हैं वो वेरी करके, नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में भी, तो क्या कोई नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से करते हैं या क्या? तो उस नहीं, पॉपुलेशन की बेसिस पर। तो हर 10 साल की सेंसस के बाद में एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, और वो जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की ज़रूरत पड़ेगी वो करेगा। तो उस लिहाज से 1951, 1961, 1971 3 बारी जो सेंसस हुई, तो 3 डिलिमिटेशन कमीशन बने। उन्होंने अपना सब जगह पे कहीं ये कमीशन क्या इलेक्शन कमिश्नर के नहीं, वो पार्लियामेंट के एक्ट के मुताबिक जो है वो अलग
कमीशन बनता है। नॉर्मली उसमें चेयरमैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज रखे जाते हैं। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक मेंबर होते हैं, और दूसरा पहले शुरू में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज रखते थे, थर्ड। लेकिन जो लास्ट में जो अब डिलिमिटेशन कमीशन बना, तो उसमें जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो थर्ड मेंबर होता है अपनी स्टेट के लिए। राइट। लेकिन जब 71 के बाद में, जब ये 76 वगैरह में और ये जब बनी थोड़ी सी ये फैमिली प्लानिंग वगैरह का जब चला, तब कुछ स्टेट्स ने कहा कि देखिए हमने तो इतनी अच्छी तरह फैमिली प्लानिंग करी, कुछ ने नहीं की, हमारी पॉपुलेशन तो कम रह गई, और जिन्होंने नहीं करी उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अब अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन करेंगे तो वो स्टेट ज़्यादा सीट ले जाएंगे लोकसभा में, हम कम रह जाएंगे। तो उस वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई उस वक्त 76 में कि 81 और 91 की जो सेंसस होगी उनके बेसिस पर डिलिमिटेशन नहीं चलेगी, नहीं होगी। और यही कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बनी है 71 की बेसिस पर, वो ही चलती रहेंगी। कब तक? 2001 तक। जी। तो 2001 में एक्सपेक्टेड था कि भाई 2001 में जो सेंसस आएगी उसके बाद में जो है नया डिलिमिटेशन होगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ आनी शुरू हो गई। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जो 1971 में बनी थी उसमें 5 लाख वोटर रह गए। उस वक्त जो एवरेज था वो 10 लाख का था। तो किसी में 5, जैसे अब चांदनी चौक है, उसमें सारे कमर्शियल एरिया इधर उधर लोग चले गए, कमर्शियल एरिया थोड़ा ज़्यादा बन गया, उसमें 5 लाख वोटर रह गए। दिल्ली की जो आउटर दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ खेत ही खेत थे, अब वहाँ इतनी कॉलोनीज बन गई, वहाँ 27 लाख 28 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। तो इतनी डिस्पैरिटीज़, तो पार्लियामेंट में ये सोचा गया कि भाई ठीक है, सीट्स को हम नहीं चेंज करते। अगर दिल्ली में 7 नंबर ऑफ सीट्स उतनी रखेंगे, लेकिन डिलिमिटेशन जो मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज जो हैं वो बदलने के लिए, ताकि जनसंख्या बराबर हो सके, तो इनको कर देते हैं। तो एक्ट तो पास हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी, लेकिन उन्होंने उसमें कहा कि 91 के बेसिस पर करेंगे। 2002 में जब एक्ट बना तो उसमें कहा गया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जो 3 मेंबर कमीशन बनाया गया था, जैसे मैंने कहा कि चेयरमैन थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और स्टेट इलेक्शन, माने अब एक कोशिश तो 91 के बेसिस पर। तो जब 91 के बेसिस पर हमने काम शुरू किया तो देखा कि भाई अब तो 2001 की भी सेंसस आ गई है और इसमें और बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि आप लॉ अमेंड करके 2001 को बेस बनवाइए। तो उसके बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन और वो लॉ फिर अमेंड हुआ, और उसमें जो डिलिमिटेशन कमीशन से कहा गया कि आप 2001 की बेसिस पर डिलिमिटेशन करिए। और फिर उसमें अब ये भी कह दिया गया है कि 2001 के बाद में जो डिलिमिटेशन होगी वो 2011 के बाद इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, 2021 को भी नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ सीट पहले की तरह उतनी ही रहेंगी। और पार्लियामेंट अब जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ 2001 में बनी हैं, हमने सारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो रीडिलिमिट कर दी, उनकी बाउंड्रीज वगैरह सब एडजस्ट कर दिया। अब वो नॉर्मली 2031 की सेंसस के बाद में ही चेंज होगी। बहुत सुंदर। तो नाजरीन, ये बातचीत हमारी जारी रहेगी अगले एपिसोड में भी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आइन। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट हमारे जनाब सुरेंद्र कुमार मेदीरत्ता, जो तकरीबन 50 साल तक इलेक्शन कमीशन से जुड़े रहे हैं अलग अलग हैसियत से, और जिन्होंने हमारे अपने देश के अलावा बहुत सारे देशों में
इलेक्शन कमीशन की तरह से, कहीं न कहीं इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से, कहीं एडवाइज़र की हैसियत से काम किया है। आइए उनसे बात करते हैं, इस प्रोग्राम को जारी रखते हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है साफ़ सुथरे इलेक्शन कंडक्ट कराने में, और ये कैसे इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका साइज़ क्या हो, और किस तरीके से सही नुमाइंदे, सही रिप्रेजेंटेटिव्स संसद में, लोकसभा में और दूसरे इंस्टीट्यूशन तक पहुंच सकें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आप जानते हैं काम होता है, वो तमाम स्टेट असेंबलीज़ के भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, स्टेट ये काउंसिल्स का भी करवाते हैं, लोकसभा राज्यसभा का तो करवाते हैं, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये तमाम इलेक्शंस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तहत होते हैं, उनकी निगरानी में होते हैं। तो स्वागत मेहंदी रता साहब आपका दोबारा एक बार। हम लोग एक बात जानना चाहते हैं, एक हर इंसान के मन में ये सवाल उठता है कि ये जो खर्चा होता है, पहले कहा जाता था 10-12 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा एक इलेक्शन में होता है, और अलग अलग वजूहात से ये होता है कि पूरा टेन्योर नहीं हो पाता और बीच ही में इलेक्शंस कई बार कराने पड़ते हैं। तो इतने महंगे इलेक्शंस हिंदुस्तान के हैं, जो दुनिया का एक गरीब मुल्कों में इसका शुमार है, तो कितना खर्च करने की छूट है एक कैंडिडेट को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में या लोकसभा के चुनावों में? ये सबसे पहली तो बात ये है कि डेमोक्रेसी तो महंगी तो है, तो इसलिए अगर इलेक्शन करवाने के लिए आज हमको डेमोक्रेसी जो कि सबसे बेस्ट मतलब है गवर्नेंस का सिस्टम आज की तारीख में माना जाता है, तो खर्चा तो करना पड़ेगा। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जहाँ तक हो सके कम से कम खर्चा हो। सरकार की तरफ से तो इलेक्शन कमीशन और ये जो देखते हैं कि किस तरीके से जो है इलेक्शन कम हो सकता है, कैसी अरेंजमेंट्स की जाएं कि खर्चा जो है कम से कम हो। जहाँ तक आप कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, तो कैंडिडेट्स के खर्चे पर लिमिट है। कितनी लिमिट है? तो वो कई स्टेट्स में थोड़ी वेरी करती है, लेकिन बेसिकली जो बड़ी स्टेट्स है तो उसमें जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी लिमिट है आज की तारीख में 70 लाख। हर कैंडिडेट 70 लाख रुपया खर्च कर सकता है लेजिटिमेटली। इसके अलावा उसकी पार्टी और जो असेंबली है, नॉर्मली जो बड़ी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें असेंबली में जो लिमिट है वो कैंडिडेट की 28 लाख है। अच्छा। तो 28 लाख असेंबली के लिए और 70 लाख पार्लियामेंट के लिए जो है एक लिमिट लॉ में। इसके अलावा जो उनकी लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज जो खर्चा करती हैं उसके अलावा उस पर कोई खर्च नहीं, उस पर कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे खर्च करें, वो जितना चाहे तो अपने सोर्सेज के मुताबिक, रिसोर्सेज के मुताबिक जितने उनके पास पैसा है वो खर्च कर सकते। कोई जवाबदेही नहीं है कहीं पे? नहीं, जवाबदेही तो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हर पार्टी से हर इलेक्शन के बाद में जो है वो उनका खर्चे का ब्यौरा मांगता है। तो उसमें ये भी शामिल होता है, यानी इंडिविजुअल ने कितना खर्च किया और पार्टी ने कितना खर्च किया? नहीं, इंडिविजुअल जो है वो जो मैं बता रहा हूँ, जो 70 लाख वाली और 28 लाख की लिमिट आती है, वो तो हर कैंडिडेट अपना खर्चा जो है वो अलग से देता है। और लॉ के मुताबिक जब इलेक्शन की डिक्लेरेशन होती है, जिस दिन रिजल्ट होती है, उसके 30 दिन के अंदर उसको हर कैंडिडेट को अपने जो डे बाय डे का जो खर्चा है उसका पूरा ब्यौरा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को देना होता है। और अगर नहीं देता तो फिर इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस वगैरह देने के बाद में डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। और पार्टी के खर्चे और के बारे में बताइए। 3 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। कभी हुआ है ऐसा? हजार सैकड़ों होते हैं, सैकड़ों। जो इंडिपेंडेंट वैसे ही जो मजे के लिए इलेक्शन लड़ जाते हैं वो देते ही नहीं है, खर्चा नहीं देते। तो कहते हैं ठीक है डिस्क्वालीफाई कर दो, 3 साल के लिए आप कर देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो हम फिर खड़े हो जाते हैं। ये भी थोड़ी एक डिफेक्ट है लॉ में। तो हमने उनसे कहा है कि कम से कम इसको जो है ना एक बार तो उसे 3 से 5 तो कम से कम कर दो, ताकि एक इलेक्शन के बाद में दूसरे इलेक्शन से तो वो दूर रहें। जहाँ तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की खर्चे की बात करें तो लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि भाई जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो खर्चा का अपना ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को देंगी। 1994-95 में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई
कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है खर्च करती है, किसी को कुछ बताते नहीं है, कहा नहीं करती है, और तो और इनको इनकम टैक्स की एग्जम्पशन मिलती है। ये जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल नहीं करते। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा फाइनेंस मिनिस्ट्री से भाई कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपको हर साल खर्चे का अकाउंट देती हैं जिसकी वजह से आप उनको इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई कि 2-3 पार्टियों को छोड़कर कोई पार्टी उनको अकाउंट ही नहीं दे रही थी। अब देती हैं। उसके बाद में फिर वो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक तो ये उनसे कहा कि भाई इनकम टैक्स वालों के आप हर साल इनकी Audit इनकम करिए। टैक्स की जो रिटर्न्स लेंगे उनको ऑडिट करेंगे, तो वो अब करते हैं। दूसरा उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन यूज़ किया कि आर्टिकल 324 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो है वो उस एक्सप्रेशन को यूज़ करके उसकी जो सारी अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन में वेस्ट की है। तो वो जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इतना मतलब वास्ट टर्म है कि उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का खर्चा भी अगर इलेक्शन कमीशन मांगे तो भी देना पड़ेगा। तो उससे 95 की जजमेंट के बाद में हम हर जनरल इलेक्शन के बाद में हर पॉलिटिकल पार्टी जो रिकग्नाइज कोई हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, तो हर रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना खर्चा जो है वो इलेक्शन कमीशन को देगी। जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हम लोग उनको 75 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि उनको सब जगह से अपनी सारी स्टेट में खर्चा जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। चलिए ये मतलब तो अब पहले से 90 डेज में जनरल इलेक्शन लोकसभा का, उसके बाद में सारा उनको खर्चा इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। और उस खर्चे में हम लोगों ने ये भी जोड़ दिया कि आप कितना पैसा आपने कहाँ से लिया वो भी शो करेंगे, और कितना आपने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को दिया, कितना आपने वैसे जनरल पार्टी प्रोपेगेंडा पे खर्च किया, वो सारा एक बहुत लंबा चौड़ा हमने एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है। उसमें सब उस प्रोफार्मे में सब वो देनी पड़ती है। तो क्या इन इकदामात के बाद में कुछ पारदर्शिता, कुछ ट्रांसपेरेंसी आई है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो नेचुरली आई है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, वो उन खर्चों को देखती हैं और उन खर्चों के बेसिस पर वो अपना अपना स्टडीज़ भी और रिपोर्ट्स भी देती हैं कि भाई देखिए ये अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा लोगों के लिए कुछ रहेगा कि तकरीबन कितना खर्चा एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट करता होगा? नहीं, देखिए मैं तो वो कह सकता हूँ जो लीगली स्पीकिंग है। ओके, हाँ, तो लीगली स्पीकिंग मैंने बताया आपको 70 लाख अगर बताया, अगर उसमें पार्टी का भी मिला दे तो सुनिए, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस करें, और उनकी मैंने जैसे कहा कि वो उनको रिटर्न फाइल करनी होती है 30 दिन के अंदर इलेक्शन के बाद में, तो कोई भी आदमी 40-45 से ऊपर खर्चा नहीं दिखाता, हालांकि 70 की लिमिट है। लेकिन सब दुनिया जानती है कि खर्चा तो जितना आपने दिखाया उससे कई गुना है, कई गुना ज़्यादा होता है। और एक दौर मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले की बात है, जब हमारे वाजपेयी साहब ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में कहा भी था कि हर कैंडिडेट जो हर मेंबर जो यहाँ बैठा है, जो लोकसभा में आया है, वो एक झूठ बोल के यहाँ आया है कि हमने खर्चा जो है इतना किया। He made that observation. अच्छा, एक सवाल जहन में आता है कि आम हिंदुस्तानी की आमदनी इन दिनों 20-25 रुपये रोज़ मानी जाती है, ये एक अगर आमदनी के हिसाब से देखें, और बड़ी आबादी ऐसी है, और डेमोक्रेसी इस बुनियाद पे मबनी है कि हर हिंदुस्तानी की भागीदारी सिस्टम में होगी, डेमोक्रेसी में होगी, जमहूरियत में होगी। तो जहाँ पर कुछ करोड़ रुपए खर्च करके एक आदमी 5 साल के लिए नुमाइंदा चुना जाता है, तो जो बहुत बड़ी आबादी है उसका रोल इसमें कितना है और क्या जगह उसकी है इस डेमोक्रेसी में? इस बात डेमोक्रेसी तो मतलब है कि डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लोगों के लिए सरकार ये सब बनती हैं, लेकिन इसी वजह से तो अब जो कुछ भी सरकार करती है वो लोगों के लिए ही करती है।
तो जो सरकार बनते हैं, माने जो चुने जाते हैं, वो चुनने के लिए कई बार करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बल्कि औसतन करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जिनके नुमाइंदे बनते हैं उन लोगों की आमदनी बहुत नॉमिनल सी होती है। वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकते कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा मान लें। नहीं, इलेक्शन लड़ना अलग बात है, लेकिन अलग इलेक्शन में भाग लेना अलग है, इलेक्शन में लड़ना अलग बात है। और इलेक्शन की वजह से उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो आप देखते हैं। आजकल हर सरकार जो है कोशिश में यही रहती है कि जो गरीब लोग हैं उनको ये गरीबी की रेखा से ऊपर लेकिन लाया जो जाए। अमीर लोग हैं, जो मान लीजिए 10 करोड़ रुपए या 25 करोड़ रुपए खर्च करके चुन के आए हैं, वो अपने उस रकम को कैसे रिकवर करते होंगे? यही एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कहते हैं ना विशियस सर्कल है एक, कि जब आप इतना खर्चा करते हैं तो अब ये एक पॉलिटिशियंस के लिए भी एक समझ लीजिए कि एक बिजनेस भी कई जगह पर हो गया है कि जब आपने इतना करोड़ों रुपए खर्च किया है तो उसके लिए आपको रिटर्न भी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे कि इस तरीके से कि जो मैंने खर्च किया वो तो मुझे मिल जाए, और फिर दूसरा उसको ये भी है कि अब आगे अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसके लिए भी कुछ मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा, क्या आपका इशारा ये है कि उसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड के भी कुछ चाकर हैं जो कि चुन जाते हैं, या दूसरे ममालिक के, या ऐसे लोग जो कि जिनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, वो इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठा के और चुन जाते हैं, ऐसा हो जाता होगा? नहीं, ऐसा मतलब है कि ये जो कॉरपोरेट हाउसेस वगैरह तो हमने देखा है। अब दूसरे देशों की सरकारें हमने कोशिश की कि मतलब है वो ना कर पाएँ, इस वजह से जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज के फंड वगैरह है वो बाहर से वो कुछ पैसा नहीं ले सकते। तो अब कोई अगर कहीं से कोई ऐसा करता होगा तो अंडर हैंड डीलिंग्स तो मैं कह नहीं सकता। ये है कि इतने गरीब मुल्क के इतने महंगे इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या इसका ये हल एक नहीं था जिसकी कई बार चर्चा हो चुकी है कि स्टेट खुद फंड करे पूरी इलेक्शन प्रोसेस को, जैसे कई बार शायद हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा इस पर भी। और दूसरी बात ये भी कि एक साथ में तमाम इलेक्शन करवा दें, राज्य के भी, पंचायतों के भी, ज़िले के भी और केंद्र के भी। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा भी था पिछले दिनों, इसमें क्या मुश्किलें आती हैं? नहीं, ये जो प्रपोजल है ना कि सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाए जाए और स्टेट फंड भी करे सारे इलेक्शन को, तो जो सबसे पहले तो ये है कि जो सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाए जाएं, एक बहुत अच्छी जो है वो सुझाव है, बहुत अच्छा। उसमें सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में थोड़ा सा वो कोई कहते हैं नहीं, स्टेट के जो इश्यूज़ अलग होते हैं, नेशनल इश्यूज़ अलग होते हैं, नीचे वाले इलेक्शंस जो हैं वो अलग बेसिस पर लड़े जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें अड़चन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इसकी 5 साल की टर्म होगी, इसकी 5 साल की टर्म होगी, इस 5 साल की। लेकिन उसमें ये भी है कि भाई 5 साल से पहले अगर किसी वजह से हो सकता है तो प्रीमेच्योरली डिसॉल्व कर दो। प्रेसिडेंट का कहीं रूल और लग जाता है, कहीं सरकार गिर जाती है, कुछ आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो उस वजह से साइकिल जो है वो 5 साल वाला इलेक्शन वो साइकिल मैं अगर ये कहूँ कि जिस दिन सरकार की विल होगी, जिस दिन लोकसभा चाहेगी, उस दिन ये लागू हो जाएगा कि भाई एक साथ इलेक्शंस हो, ऐसा हम मान लें? नहीं, उसमें लोकसभा की तो है, लेकिन उसमें कम से कम ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये एक प्रोविजन है कि कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट्स में भी रेटिफाई करना पड़ेगा उनको। और फिर प्रॉब्लम ये होगी दूसरी कि अगर मान लीजिए एक असेंबली की टर्म आज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अभी चलनी है 2-2.5 साल और, तो उनको आप कैसे जो है डिसॉल्व करके सबको इकट्ठा एक टाइम पे लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और पॉलिटिकल पार्टी की विल तो जब आप देख ही रहे हैं कि कितने जो इतनी अच्छी प्रपोजल्स हैं उनकी बेसिस पर भी खाम में लोगों को जो है। चलिए दूसरी चीज़ पे आते हैं जिसके लिए हिंदुस्तान की बहुत तारीफ होती रही है, वो है EVMs, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। इस मामले में अपोजिशन पार्टी जब वो हार जाती हैं, यानी वो पार्टी जो हार जाती है, तो वो शिकायत अक्सर ये करती है कि भाई जो EVM है बड़ी दोषपूर्ण है, इनको टेम्पर किया जा सकता है, आप एक जगह वोट दीजिए किसी और जगह चला जाएगा, और ऐसी शिकायतें अक्सर हालांकि वही करती हैं जब वो हार जाते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या इनको कभी टेम्पर किया जा सकता है? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस की हमारे सिस्टम में,
इट इज़ ए रेवोल्यूशनरी चेंज, और उसमें इतना अच्छा मतलब ये सिस्टम है कि क्योंकि मैं शुरू से उसके साथ जुड़ा रहा, जी जी। ईवीएम कि कैसे डिज़ाइन बना, कैसे हुआ, क्या इंट्रोड्यूस किया, तो इट्स ए फुल प्रूफ सिस्टम। ओके। ये जितने भी ये सब लोग जो कहते हैं कि ये इस तरह से बदल सकता है, इस तरह कुछ, कभी कोई करके तो दिखाया ना। कितनी बारी तो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया सबको कि भाई आइए, ये मशीनें पड़ी हैं, इनको करके दिखा दीजिए हमको। अब कोई कहे दीजिए हमको जो है मशीन घर ले जाने दो, फिर हम आपको फिर दिखाएंगे, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन की मशीन थोड़ी है। अगर मान लीजिए मैं एक जाके, लेकिन एक बात तो है कि कुछ ममालिक में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने अपने यहाँ ईवीएम इस्तेमाल किए और पाया कि उन्हें टेम्पर किया जा सकता है, उसके बाद दोबारा वो देखिए पेपर वो वोट पे मशीनों का अलग अलग, जो हमारी जो मशीन है स्टैंड अलोन है, उसमें जो पार्ट्स है, जो पर्टिकुलर जो चिप है, उसमें एक दफ़ा जो आपने प्रोग्राम दे दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और हर मशीन की चेकिंग हर इलेक्शन से पहले 3 बारी होती है। तो फिर क्या, और जो आप पॉलिटिकल दूसरी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें ये था कि एक पर्टिकुलर एक कंट्री में कुछ मशीनें बनाई, मैं नाम नहीं लूँगा अदरवाइज ठीक, तो उन्होंने जो इर्द गिर्द की 3-4 कंट्रीज़ थी उसमें उन्होंने उनको दिखाया और उनको लगा कि बड़ा इजी सिस्टम है, तो उन्होंने ले ली। लेकिन वो मशीनें जो थी वो टेम्पर की जा सकती थी क्योंकि उनका सिस्टम जो था वो अलग था, वोटिंग सिस्टम। तो जिसकी बेसिस पर वो एक जगह पे फेल हो गई तो सारी जगह पे फेल हो गई, फिर कहना शुरू कर दिया वोटिंग मशीन सिस्टम ही गलत है। ये तो बात गलत नहीं है। हमारी मशीन जो है, हमने इतनी कंट्रीज़ वाले जो यहाँ आके देखते हैं वो कहते हैं कि वाकई आपने बहुत बढ़िया मशीन बनाई हुई। अच्छा, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी, क्योंकि एक यहाँ हमारे लोकसभा में एक वो है ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, उसमें हर साल में वो 3-4 ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के, जो सीनियर पार्लियामेंट के और दूसरे ऑफिसर्स आते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो हर जो उनको भी हम दिखाते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन में भी आते हैं, हम उनको लेक्चर वगैरह देने के लिए भी जाते हैं। तो वो सारे कहते हैं इतना बढ़िया सिस्टम है, हम अपनी कंट्री में जाके कहेंगे, लेकिन वही हो जाए ना, फिर वो बाद में वो जब वहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि यार इंडिया में ही लोग जो हैं इतना शोर मचा रहे हैं तो हमारे यहाँ कैसे होगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, बल्कि ये नेगेटिव जो है ना, 2 चीज़ें जो आई हैं, एक वीवीपीटी, ये क्यों आई, उसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका क्या मतलब किस तरह से ये इंश्योर किया जा सकता है कि हमने वोट इसी पार्टी को दिया, एक चीज़। दूसरी बात, एक नई इंट्रोड्यूस हुई थी नोटा से, आप अगर मुतमईन नहीं हैं, उन्हें चुनना नहीं चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी को हम चुनना नहीं चाहते। इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चेंजेस थे। नहीं, उसमें दोनों चीज़ें में जो इनिशिएटिव था वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही आया। अच्छा, लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत साल पहले जब ये ईवीएम सिस्टम जब चालू हुआ था, उसके थोड़ी देर बाद में इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि हमको उसमें नोटा की प्रोविजन चाहिए। क्योंकि पहले क्या था, बैलेट पेपर आपको मिलता था, आप जाके अंदर जाके मार करके आते थे, XYZ किसी एक को दे दीजिए, किसी को दे और बॉक्स में डाल देते, किसी को नहीं भी दिया, आपकी मर्जी है, आपने किसी को वोट नहीं दिया और बैलेट पेपर ला के खाली या उस पर कुछ और उल्टा भी लिख दिया, वो आपने बैलेट बॉक्स में डाल दिया, वो सिस्टम था। और जब वोटिंग मशीन आई, तो जब एक दफ़ा बटन दब जाता है कि हाँ आप जाके वहाँ वोट देंगे, तो आपको वोट देना ही है। और अगर आपको वोट नहीं देना तो आपको आगे बाहर कहना पड़ता है कि भाई देखो मैं वोट नहीं दे रहा। अच्छा। तो उससे आपकी जो है वो सीक्रेसी वायलेट हो गई, डिस्क्लोज हो गई, लोगों को पता लगेगा कि इस आदमी ने वोट नहीं दिया। ओके। तो वो जो सिस्टम था, वो उसको डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमने ये कहा कि भाई वोटिंग मशीन में हम एक एक्स्ट्रा बटन दे देंगे, ताकि अगर कोई आदमी किसी को भी वोट नहीं देना चाहता तो वो जो है वो नोटा बटन दबा देगा और उसकी सीक्रेसी भी मेंटेन हो जाएगी और कुछ। तो अच्छा, ये जो शक रहता है कि वो मैं तो वो जो
उसके लिए हमको कुछ रूल्स की अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। तो रूल की अमेंडमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को लिखा। वो बड़ी देर तक वो करते रहे, कई पार्टीज़ की मीटिंग और पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग, हुआ नहीं। अल्टीमेटली किसी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये करना है। तो हम तो पहले ही करने को तैयार थे। तो उसमें क्या है, 15 कैंडिडेट की बजाय 16वां कैंडिडेट हमने नीचे वो नोटा कर दिया। और नोटा का नोटा का एक सिंबल भी बनवा दिया, तो ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये सिंबल जो है ये नोटा का है। वो सिंबल के डिजाइनिंग को बता दीजिए, कहाँ से वो डिज़ाइन हमने ऐसे ही बनाया, वोटिंग मशीन जो होती है उसी को ऊपर क्रॉस कर दिया, वो नीचे। और वो एक अहमदाबाद में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, उनको एंगेज करके उन्होंने बहुत बड़ी स्टडी करी काफ़ी जगह पर, फिर उन्होंने हमको ये डिज़ाइन दिया। तो वो अब ये है कि आप एंड के बैलेट पेपर का जो लास्ट पैनल होता है उसमें वो सिंबल भी है और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है नोटा, नन ऑफ दी अबव। महेंद्र दत्ता साहब, आप दूसरा जो आप वीवीपीटी आपने बताया, हाँ वीवीपैट भी इसी तरीके था कि किसी ने कहा कि देखिए डेमोक्रेसी में वोट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। हम पहले जब किसको दिया हमने बैलेट पेपर आप देते थे तो हमको तसल्ली थी कि हमने खुद मारा और हमने खुद डाला, हमको पता है कि हमारा वोट उसको गया है। लेकिन इसमें ईवीएम में हमको पता नहीं लगता। और ये एलिगेशंस दिए कि हम वोट किसी को देते हैं, वो चीज़ तो प्रूव नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली ये मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने हमसे पूछा तो हमने कहा कि भाई देखिए हम लोग भी इस चीज़ को हैं, हम खुद ही देख रहे हैं कि कोई ऐसी मशीन हो जिसके साथ में अटैचमेंट हो जिससे कि कैंडिडेट देख सके, वोटर देख सके कि मैंने किसको वोट दिया है। जी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप इस चीज़ को, इस जो रिसर्च या जो भी कर रहे हैं आप इसको चलाइए। तो थोड़ी देर के बाद में फिर एक महानुभाव ने सोचा कि भाई ये इलेक्शन कमीशन बहुत टाइम ले रहा है इस चीज़ को करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जहाँ तक हमको ये है कि भाई वोटिंग मशीन में जो है वो जो आप कह सकते हैं मैनिपुलेशन होती थी, हम उस चीज़ को नहीं मानते। उनकी जजमेंट है कि हमने मैनिपुलेशंस की बात को नहीं मानते, लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं कि वोटर को पता लगना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए पर्सनल कि मैंने इस आदमी को वोट दिया। तो इसके लिए आप जो मशीन आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं इसको जो है वो प्रोवाइड लागू करिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इसके लिए कुछ सरकार से कुछ पैसे मांगे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को बुला के कहा कि भाई जितने इनको पैसे चाहिए इनको पैसे दिलवाओ, और उनसे हमसे इंश्योरेंस ले लिया कि भाई कब तक करोगे। हमने कहा जी नेक्स्ट इलेक्शन में हम सारी इंडिया में जितनी भी इलेक्शंस होंगे सब जगह पर हम ये वीवीपैट यूज़ करेंगे। तो उन्होंने हमको वीवीपैट भी हमने जो हमारी जो ईवीएम्स बनाती हैं 2 कंपनियाँ, उनसे बैठ के फिर डिज़ाइन वगैरह, और एक बहुत बड़ी हमने एक कमेटी बनाई हुई है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स है उसमें, इंडिया की बेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के। चलिए हम इस प्रोग्राम के आखिर में आ रहे हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं कि आपने इतना तवील अरसा इस में इलेक्शन कमीशन में गुजारा है और बहुत लंबा आपका तजर्बा है, आपको खामियां क्या लगती हैं इस प्रेजेंट सिस्टम में? देखिए कोई भी सिस्टम, देखिए कोई भी सिस्टम अगर कहेगी तो कहे कि बिल्कुल परफेक्ट है बिना खामियों के होते, तो वो कोई भी मानने को तैयार नहीं। हमारे सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं जो कि कोशिश कर रही है इलेक्शन कमीशन उनको दूर करने के लिए, लेकिन हर खामी को दूर करने के लिए लॉ के अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लॉ के अमेंडमेंट के लिए जो है थोड़ी सी दिक्कत ये भी होती है कि जब जो लॉ मेकर्स हैं उनको भी वो अपने भी देखते हैं कि भाई इससे हमें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं ना, वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। लेकिन जो 2-4 चीज़ें जो आज की तारीख में मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी होनी चाहिए, वो ये है, एक तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की खर्चे की लिमिट होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी
जो खर्च करेगी, जो अभी कोई नहीं। कैंडिडेट पर है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं है, तो वो एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो डिस्टर्ब करता है कि एक पार्टी जो है वो 500 करोड़ खर्च कर रही है, दूसरी पार्टी के बाद में 100 करोड़ है तो वो उसमें 80-90 करेगी। तो इस वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी का अगर एक लिमिट कर दी जाए कि इससे आप नहीं आई, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एक आ जाएगी। दूसरा एक जो बहुत बड़ा हम जिसको कि कम से कम 98 से तो बहुत विगोरसली हम इसको परस्यू कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स बनते हैं उनके खिलाफ कितने कितने मुकदमे चल रहे हैं और बड़े सीरियस ऑफेंसेस चल रहे हैं, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ हाँ, पॉलिटिक्स। तो तो उसको जो है उन पर रोक लगनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि उनको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो, हमने कहा कि उनका टेम्परेरीली जो उनका राइट टू स्टैंड एज ए कैंडिडेट सस्पेंड कर दिया जाए जब तक कि उनका केस का फैसला ना हो। और ये हमने नहीं कहा कि हर मुकदमे पर, बड़े सीरियस हमने उनको लिस्ट बता के दी, जैसे रेप है, रॉबरी है, मर्डर है, ऐसे केसेस में जहाँ के लोग समझते हैं कि हालांकि हमारा कानून कहता है कि एवरीवन इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड अदरवाइज, लेकिन लोगों की नज़र में तो वो क्रिमिनल है। जिस आदमी को जो अगर आप सोचते हैं कि इस आदमी ने सारी दुनिया समझती कि इसने रेप किया, आप उसको क्रिमिनल समझते हैं ना, जनता क्रिमिनल समझती है, तो उसको अगर टेम्परेरीली कहा जाए कि भाई तुम अभी इलेक्शन मत लड़ो, अपना अगर नहीं हो तो कोर्ट में अपना जाके फटाफट उससे केस करो। अब क्या होता है, जिनके मुकदमे चल रहे हैं वो उसी को लटकाते रहते हैं ताकि केस पहुँचे ही नहीं फाइनल स्टेज पर। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वो कहा है और उनको कहा है कि MLC वगैरह के केसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए अलग से कोर्ट्स बनाओ। तो एक तो ये भी एक स्कीम है। तीसरा अभी थोड़ा सा जैसे हम चाहते हैं अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी, तो अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी में एक तो अभी उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक स्कीम लागू करी है, वो बहुत अच्छी स्कीम है, कोई स्कीम में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कौन सी ये रिसीव कर रही है और कितना रिसीव कर रही है, कहाँ से जा रही है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर साल वहाँ एक खर्चा देना पड़ता था पहले, अभी भी है, कि जितना भी 20,000 से ज़्यादा कहीं कलेक्शन वो करते हैं तो उसका एक एनुअल अकाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को देते हैं। उसमें लॉ में उन्होंने कर दिया कि बाकी खर्चा बाकी इनकम दिखाइए, लेकिन आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने पैसे मिले वो मत दिखाओ। तो वो अगर उसमें इंक्लूड कर दे कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इतने पैसे हमको इस बॉन्ड से मिले हैं, तो ट्रांसपेरेंसी है दैट सिस्टम जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम बड़ी जैसे चलेगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने मेहंदी अता साहब हमारे नाज़रीन को दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका इतना तवील तजर्बा है, इतने अहम इंस्टीट्यूशन से जुड़े आप रहे बहुत लंबे वक्त तक, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका आभार, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेहंदी अता साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी आपसे साथ शेयर की है। हमें उम्मीद है कि आपने को ज़रूर वो बातें मालूम हुई होंगी जो आमतौर पे बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती हैं। हम चाहते ये हैं कि जमहूरियत की जो बुनियाद है, यानी हर हिंदुस्तानी की भागीदारी अपने सिस्टम में हो, अपने गवर्नेंस में हो, अपनी जमहूरियत में हो, इसलिए ज़रूरी था ये प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आइन। हमारी बड़ी ख़ास किस्म की आबादी है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद हमारे देश में है, जो शायद पहली बार, कभी कभी अभी भी वोट देने वालों में ज़्यादा संख्या नौजवानों की है। वो चाहें तो इस निज़ाम को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अपनी जमहूरियत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन जमहूरियत बना सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना मुल्क अपना आइन देखते रहिएगा। अगले शुमारे में किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।